हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 1 का ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ साइड में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अनसॉल्व से निकाला गया है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हमें अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में निकालना है। कभी कभी इस टाइप में देता है, या कभी कभी क्वेश्चन देता है कि सूत्र म्यू क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को चाहे यन से दिखाइए या म्यू से दिखाइए। तो म्यू बराबर हमें प्रूव करना रहेगा sin a प्लस डेल m बाई 2 अपान में sin a बाई 2। ठीक है ना। कभी कभी ऐसे पूछता है, कहता है इसका निगमन कीजिए, जहाँ म्यू जो है या यन जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म कोण है और डेल एम जो है वो अल्पतम विचलन कोण है। क्वेश्चन आपके साइड में यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। मैं इसको पूरा एक तरफ से सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझाइए। ठीक है ना। तो बस हम एक फिगर बनाएंगे और फिर प्रकाश की किरणों को डालकर उसके द्वारा अपवर्तन को समझेंगे। फिर उसमें कुछ कैलकुलेशन जियोमेट्री की लगा के हम लोग उसका सूत्र निगमन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेता हूँ। इसका माना जो है मैं आपको साइड में लगा दूंगा स्क्रीन पे। मानेंगे क्या, माना छोटा सा ही है इसका। माना एक त्रिभुज ABC है, क्योंकि प्रिज्म को हम ABC के रूप में लेते हैं। ये ABC एक प्रिज्म मान लेते हैं। ठीक है, वैसे प्रिज्म में क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। प्रिज्म ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोई कैलकुलेशन या अपना सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पे प्रिज्म को हम त्रिभुज के रूप में लेते हैं, लेकिन वास्तव में प्रिज्म जो है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, वास्तव में जो आपका प्रिज्म होता है वो इस तरीके से बनता है। ये तो ये होता है प्रिज्म का आधार। ये हो गया एक समतल पृष्ठ और ये दूसरा समतल पृष्ठ। इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। ये क्या होता है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण वो है जिस पर दो समतल आकृतियाँ झुकी हुई होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। इसको हम ए से दिखाते हैं प्रिज्म कोण को। और ये होता है इसका शीर्ष होता है। ठीक है, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। और ये होता है आपका बेस यानी आधार होता है। तो प्रिज्म इस टाइप से बनता है, लेकिन हम इसको जनरली कैसे बनाते हैं, त्रिभुज के रूप में बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका माना भी लिखेंगे, तो हम माना में क्या लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज ABC प्रिज्म है, कांच का एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण क्या है, A है। ठीक है ना बच्चों, बस आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि माना एक त्रिभुज ABC है। फिगर थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट हो। ये एक त्रिभुज ABC है। माना त्रिभुज ABC कांच का एक क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, ABC जो है ये क्या है, कांच का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण जो है वो कितना है, A है। ठीक है, प्रिज्म कोण को ही क्या बोला गया है, A बोला गया है। ठीक है ना। तो इसके माना में क्या लिखेंगे, इसके माना में लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। ठीक है, इसका माना मैं यहाँ साइड में स्क्रीन पर लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण PQ जो है प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, ये दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछा आपतित कराते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो प्रिज्म के पृष्ठ पर तिरछा आपतित होती है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कैसे आपतित हो रही है, तिरछा आपतित हो रही है। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछा आपतित होती है। इस किरण को हम नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, PQ। अब जो है ये प्रकाश की किरण, इधर देखिए प्रिज्म कहाँ रखा है, वायु में रखा है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या मानेंगे, n मानेंगे। अब इधर वायु है। ठीक है,
और प्रिज्म के इधर वायु है, ठीक है। प्रिज्म के दोनों ओर माध्यम क्या है, समान है, यानी वायु है। लेकिन ये जो प्रिज्म है ये कांच का बना है, तो इसका अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। वायु कैसा मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है, इसको इंग्लिश में रेयर मीडियम भी बोला जाता है, ठीक है। और कांच जो होता है वो आपका कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक है ना, इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो अब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी। तो हमें इस बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब चाहिए, ठीक है। अब चूंकि ये तिरछा बिंदु है, ठीक है, कोई अगर ऐसे तिरछी लाइन है, अगर जैसे सीधी लाइन होती है तो इस पर अगर हमें लंब डालना होता है तो हम लंब ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे तिरछी है तो ये लंब ऐसे पड़ जाएगा, अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लंब ऐसे पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अगर अभिलंब खींचना है तो इस पॉइंट पर जो अभिलंब होगा उसको हम बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अब ये जो लाइन आ रही है ये आपका इस पर कितने का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब चूँकि अंदर जाएगी तो अंदर में अभिलंब ये है तो इसकी ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है ना। इसकी ओर ऐसे झुकती हुई ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है। वैसे इसको जाना कैसे चाहिए था, अगर देखा जाए इसको अगर हम आगे बढ़ा लें तो इसको प्रिज्म के अंदर ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। अगर अपवर्तन ना होता तो ये ऐसे सीधे निकल जाती, ठीक है ना। अगर अपवर्तन ना होता तो सीधे ये निकल जाती। चूँकि अपवर्तन हो रहा है ये इसलिए इतना विचलित होकर चली जाएगी। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पर कौन सा कोण प्राप्त हो गया, विचलन कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। पहला विचलन कोण, विचलन कोण को हम किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया डेल 1, ठीक है ना। अब जब प्रिज्म के अंदर जो है ऐसे गई किरण झुककर, अभिलंब की ओर झुककर प्रिज्म के पृष्ठ AC पर, प्रिज्म के पृष्ठ AC के बिंदु R पर हम मान लेते हैं आपतित होती है। यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है। कौन से बिंदु पर, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है। अब सघन माध्यम से इसको बाहर निकलना है वायु में, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब जो है तिरछी लाइन पर कैसे पड़ेगा, सीधा, ये तिरछी लाइन है तो अभिलंब भी ऐसे तिरछा जाएगा। हम मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। इसको कुछ नाम दे दीजिए आप लोग चाहे तो, ये M ये R है, इसको हम M मान लेते हैं। और इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको हम E मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं N, ठीक है। अब NQE क्या है, अभिलंब है, और MRE क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों देखिए, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अगर ये पृष्ठ न होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधा निकल जाती। चूँकि ये पृष्ठ है इसलिए इस अभिलंब से दूर हट के चली जाएगी, यानी इधर की ओर चली जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण इधर की ओर झुककर चली जाएगी। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे चली जाएगी। यानी किस दिशा में, हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है S पॉइंट है, ठीक है ना। तो RS दिशा में आगे चली जाती है, ठीक है ना। और ये PQ दिशा में आई थी और प्रिज्म के अंदर समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, आधार के समांतर हो जाएगी, और बाहर जो है RS दिशा में निकल जाएगी। यही क्या है, प्रिज्म के अंदर प्रकाश का क्या है, पथ है, ठीक है ना। अब देखिए इस वाली किरण को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये ऐसे चली जाएगी, कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर जब इसको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये चूँकि PQ जो है ऐसे जा रही थी, ये सीधा ऐसे चली जाएगी, लेकिन जो है यहाँ पर जब इसको पीछे हमने बढ़ाया तो ऐसे चली जाएगी। यानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रकाश, प्रिज्म के अंदर जो है प्रकाश जो है कितना विचलित हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से देखिए ये P है, PQ है, ऐसे गई है, प्रिज्म के अंदर समांतर हो गई। अब उसके बाद बाहर ऐसे निकल गई। अब अगर देखा जाए तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना झुकी है, बस इतना कोण से झुक के चली गई है। तो ये कितना कोण होगा यहाँ पर हमें पता लगेगा, ये विचलन कोण होगा डेल, ठीक है। अब चूँकि देखिए
प्रिज्म के अंदर ये प्रकाश की किरण कैसे थी, आधार के समांतर थी। QR देखिए आधार के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, तो ये इतना विचलित हुई है, ठीक है। या हम कहें ये वाला विचलन कोण कितना है, del2 है, ठीक है। ये पहला विचलन कोण है del1 और ये दूसरा विचलन है del2, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये प्रथम पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आई थी, तो ये वाला जो कोण होगा ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच जो कोण होगा ये I होगा, ठीक है, ठीक है। चूँकि 2 पृष्ठ हैं इसलिए इसको हम I1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन कहाँ हो रहा है, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण होता है अपवर्तन कोण। तो ये पहला पृष्ठ है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या होगा, R1 होगा अपवर्तन, ठीक है। ये दूसरा पृष्ठ है प्रिज्म के अंदर ही, तो अपवर्तन कोण यहाँ भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R2 और ये बाहर है तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, या हम कहीं निर्गत कोण हो जाएगा। इमर्जेंट एंगल बोलते हैं इसको, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो चाहे इसको E से दिखाइए या हमने इसको I1 से दिखाया है, तो इसको हम क्या करते हैं I2 से भी दिखा सकते हैं, चाहे E से दिखाइए या I2 से दिखाइए। तो ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है ना। ये अब उसके बाद जो है, अब हमें सूत्र का निगमन करना है, ठीक है ना। तो सूत्र का निगमन करने के लिए हम इसका नाम पहले सब नाम रख देते हैं। ये P है, ये Q है, ये A B C हो गया, ये आपका E हो गया। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं D नाम दे देते हैं। इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, D नाम दे देते हैं। ये पॉइंट R हो गया, ये S हो गया, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब इसके बाद जो है डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले विचलन कोण से शुरू करते हैं, ठीक है ना, विचलन कोण से। तो अगर देखिए त्रिभुज DQR, ये वाला त्रिभुज आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिभुज DQR में, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये ऐसे है, ये देखिए थोड़ा सा, ये है आपका डेल और ये है आपका del1 और ये है आपका del2, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये D है, ये Q है और ये R है, ठीक है ना। अब इसमें इस त्रिभुज में ये डेल क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है वो अंदर के अपोजिट साइड के, यहाँ के दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर बहिष्कोण यहाँ है तो ये दोनों कोणों के योग के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो बस यही लिखेंगे कि डेल जो होगा, यहाँ पर डेल जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल जो होगा वो बराबर होगा del1 प्लस del2 के, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। डेल जो होगा वो किसके बराबर होगा, del1 प्लस del2 के, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद ले लेते हैं ये नीचे वाला त्रिभुज QER में, ठीक है ना, QER में। QER त्रिभुज जो बना है ये ऐसे बना है उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसे बना है, ये है आपका कोण R1 और ये है आपका कोण R2, ठीक है। ये है Q, ये है R और ये पॉइंट है E। E कोण हमें नहीं पता है, तो इसको हम लिखते हैं कि तथा त्रिभुज QER में, ठीक है, QER में हमें कोण ही नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कोण हमें पता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कोण Q और कोण R हमें पता है, ये R1 है और ये R2 है। तो इसको लिखेंगे R1 प्लस इसको लिखेंगे R2 प्लस ये नहीं पता, इसको हम लोग निकालेंगे बराबर में 180, ठीक है ना। अब यहाँ से R1 R2 को हम इधर भेज देते हैं, तो कोण E बराबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180 माइनस ये दोनों इधर चले गए तो माइनस में चले जाएंगे R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो R1 भी माइनस हो जाएगा और R2 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाकर, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, हमें प्रिज्म सूत्र निकालना है, तो हमें ये कोण भी लाना होगा इसमें, ठीक है, प्रिज्म कोण, ठीक है। तो प्रिज्म कोण कब आएगा, जब अगर हम AQER ये दोनों ले लें तो क्या आ जाएगा, प्रिज्म कोण आ जाएगा। तो हम ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। यह आकृति आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा आगे, आप लोग देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ एक लाइन बना दे। ये है पॉइंट S, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ खींच देते हैं और आराम से इसको हम आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम लेंगे चतुर्भुज
AQER में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज AQER में, ठीक है, चतुर्भुज AQR में। AQER ये क्या है, एक चतुर्भुज दिख रहा है आप लोगों को ना, ये ऐसे साइड आई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, 4 भुजाएं हैं ना, तो ये क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज AQR में, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण क्या है, यहाँ पर देखिए, ये है कोण A प्लस कोण Q और प्लस कोण E और प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 360 होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। कोण A, कोण Q, कोण E, कोण R, ये चारों कोण मिलके कितना होंगे, 360 होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोण A ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ये प्रिज्म कोण है, प्लस कोण Q की बात करेंगे तो ये वाला कोण Q, ठीक है, ये कितना है आपका कोण Q, अगर देखा जाए इस चतुर्भुज में, तो कोण Q जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। कैसे, क्योंकि ये एक लाइन है और एक लाइन पर ये जो है ये अभिलंब है, तो अभिलंब हमने बताया था हमेशा किस पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ये वाला जो कोण Q है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण Q जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस कोण ये भी हमने निकाला कितना, समीकरण 2 से 180 माइनस R1 प्लस R2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक, प्लस कोण R अगर देखा जाए तो ये भी किसके बीच का कोण है, अभिलंब और ये वाली किरण, तो ये भी अभिलंब और किरण के बीच का कोण है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम 90 लिख देते हैं और बराबर में क्या हो गया, 360। अब अगर इसको देखा जाए तो देखिए 90 180 और 180 360 हो जाएगा, यानी इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कोण A बराबर क्या मिलेगा, कोण A बराबर हमें मिलेगा R1 प्लस R2। कोण A की जगह हम केवल A लिख सकते हैं क्योंकि हमारा कोण A जो है A ही है, ठीक है। तो A बराबर हम लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा, इधर क्या बचा, 0 बचा, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मान हमें मिला है इसकी सहायता से हम ये विचलन कोण निकालने चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक विचलन कोण नहीं आएगा तब तक हमारा फार्मूला नहीं मिलेगा। तो विचलन कोण निकालते हैं, तो यहाँ पर del1 हमें अलग निकालना पड़ेगा और del2 अलग निकालना पड़ेगा। तो del1 कहाँ पे है, del1 यहाँ पर ये है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर I1 जो है वो किसके बराबर है, I1 बराबर है del1 प्लस R1 के, क्योंकि ये इतना पूरा कोण I1 है, ये पूरा कोण क्या है, I1 है। ये वाली किरण ऐसे गई, ये वाली किरण ऐसे आई है, यानी ये दोनों सम्मुख कोण हो गए, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे पुनः चित्र से अगर देखा जाए तो del1 जो होगा वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर I1 जो होगा वो बराबर होगा del1 प्लस R1 के, del1 प्लस R1 के। यहाँ से del1 का मान निकालेंगे तो del1 बराबर आएगा I1 माइनस R1, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा। तथा ऐसे हम del2 निकाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये वाला कोण जो है ये इस पूरे कोण के योग के बराबर होगा, यानी I2 जो होगा वो बराबर होगा del2 प्लस R2 के। तो I2 जो होगा वो बराबर होगा del2 प्लस R2 के। यहाँ से हम del2 का मान निकालेंगे तो del2 बराबर आएगा I2 माइनस R2, ठीक है ना। अब ये दोनों मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। del1 और del2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें del का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, del बराबर del1 प्लस del2, ठीक है। तो del बराबर हो जाएगा, यहाँ से del1 का मान यहाँ से रखेंगे I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। ब्रैकेट हटा ही दीजिए यहाँ से। अब क्या करते हैं, I1 I2 को साथ में रख लेते हैं, तो del बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और यहाँ R1 भी माइनस में है, R2 भी माइनस में है, तो माइनस को कॉमन करके इसको हम R1 प्लस R2 रख देते हैं, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। ये हमें विचलन कोण मिल गया, ठीक है ना। ये अभी केवल क्या है, विचलन कोण। लेकिन जो होता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म सूत्र का जो फार्मूला आता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वो अल्पतम विचलन की स्थिति में प्राप्त होता है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति कब आती है, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। तो अल्पतम विचलन की स्थिति यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो विचलन कोण है, ये जो विचलन कोण आपका डेल है, यानी ये वाला जो कोण है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल आई और आर पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, आई और आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम आर का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। डेल का मान आई और आर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, आई का मान। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि डेल का जो मान है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो विचलन कोण पहले क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे मान बढ़ाएंगे वैसे विचलन कोण फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 जो होता है वो बराबर होता है किसके, I1 और I2 दोनों लगभग किसके बराबर हो जाते हैं, I के बराबर हो जाते हैं। और उस समय डेल जो होता है वो मिनिमम विचलन होता है। इसका ग्राफ बनता है, पहले क्या करते हैं देखिए, पहले जब हम इधर ले लेते हैं I, इधर ले लेते हैं डेल, ठीक। तो आई डेल वक्र भी इसे बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पहले विचलन कोण का मान घटता है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय तक ऐसे घटता है, उसके बाद फिर क्या होता है, अचानक ऐसे बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पर विचलन कोण सबसे क्या है, न्यूनतम है। इसके बाद क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो इस न्यूनतम मान को ही क्या बोला जाता है, अल्पतम विचलन कोण बोला जाता है। इस न्यूनतम जिस आपतन कोण का पर मान अल्पतम हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको मैं बना रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पर मिटा देते हैं, लिख देंगे इसको, हम हटा देते हैं इसको, लिखेंगे अब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, डेल एम के बराबर हो जाता है, ठीक है। और I1 और I2 यानी आपतन कोण और निर्गमन कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे तथा I1 जो है वो बराबर है किसके, I2 के, और ये दोनों बराबर हम कर देते हैं किसके, I के, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपतन कोण भी ऐसे बराबर हो जाता है, और R1 बराबर होता है R2 के, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं R के, ठीक है ना। अब बारी बारी से हम इसको समीकरण में मान रख देते हैं, ठीक है। तो हमें A का मान मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब समीकरण 1 से लेते हैं, पुनः समीकरण 1 से, ठीक। अगर हम पुनः समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 नहीं, इसको देंगे समीकरण 3 से, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में A बराबर क्या है, A बराबर है R1 प्लस R2, ठीक। तो R1 भी R के बराबर है और R2 भी R के बराबर है। तो यहाँ पर A बराबर हमें मिल जाएगा R प्लस R, या हम कहें A बराबर हमें मिलेगा 2R, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर 4, यहाँ इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब अगर हम A का मान या I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 ये सब मान उठा के यहाँ पे रखें तो हमें डेल का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 4 से, यहाँ पर एक लाइन डालते हैं, इसके बाद लिखते हैं, आप लोग देखिए, इसको लिखेंगे समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 से, ठीक। समीकरण 4 पहले हम लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। क्या है, डेल बराबर I1 प्लस I2 और माइनस में R1 प्लस R2। लेकिन अब हमें इसको अल्पतम विचलन की स्थिति में देखना है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल जो होगा वो डेल एम के बराबर हो जाएगा, बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मतलब I प्लस I, ठीक है, क्योंकि I1 भी I के बराबर है और I2 भी I के बराबर है, तो I प्लस I हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, A है, या हम कहें 2R है, लेकिन A रखेंगे यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो डेल m जो होगा वो बराबर होगा 2i माइनस a के, ठीक है। यहाँ पर डेल m जो होगा 2i माइनस a के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, अब चूँकि हमें क्या करना है, अपवर्तनांक का फार्मूला निकालना है। तो कहीं भी अगर अपवर्तन होता है तो हम लोग स्नेल का नियम ही लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n या म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो हमें यहाँ से i का मान निकाल लेना है और इस समीकरण से r का मान निकाल लेना है। अगर हम इसको देखें, यहीं पर देख लें आप लोग, देखिए अगर r का मान हम लोग निकालें तो r बराबर क्या आएगा, a/2 आएगा। r बराबर क्या आएगा, a/2 आएगा, ठीक है। r का मान हम यहाँ से रख देंगे और यहाँ से i का मान निकाल लेते हैं। तो i का मान निकालने के लिए इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर में a प्लस, ये इधर चला जाएगा, a प्लस डेल m हो जाएगा, ठीक है ना। या i बराबर लिखें तो i बराबर हो जाएगा a प्लस डेल m/2, डेल m/2, ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया था, समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण नंबर 5 नाम दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अगर आपको कहीं पर प्रिज्म का आपतन कोण अलग पूछ रहा है और अपवर्तन कोण अलग पूछ रहा है, तो अपवर्तन कोण r होता है, इसका फार्मूला हम a/2 लगा देंगे, और आपतन कोण पूछेगा तो a प्लस डेल m/2 लगा देंगे। जब अलग अलग पूछेगा तो कि आपतन कोण कितना होगा, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण का ये फार्मूला लगा देंगे और अपवर्तन कोण का ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद हम लगाते हैं कि अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। अतः स्नेल के नियम से स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम क्या होता है, n या म्यू, ठीक है। इसको किसी से भी दिखाइए, किसी बुक में n से लिखा है, किसी में म्यू से लिखा है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों अपवर्तनांक ही हैं। तो n या म्यू बराबर होता है साइन i बटे साइन r, ठीक है ना, साइन i बटे साइन r। अब i और r का मान हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण 5 और 6 से। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो हमें n बराबर क्या मिलेगा, इसको हम n ही लिखते हैं, या म्यू लिखिए आप लोग। n बराबर क्या होगा, साइन i, मतलब साइन i की वैल्यू क्या है, a प्लस डेल m/2। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डेल m/2, ठीक है। और पूरे का बटे साइन r, यहाँ पर क्या है साइन r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a/2, ठीक है। r का मान यहाँ पर रखेंगे साइन a/2। यही क्या हो जाएगा हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक का, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा। यही क्या है, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब जो है ये फार्मूला मिल गया, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक देगा। अगर आपको कहीं आपतन कोण निकालने के लिए कहता है तो आपतन कोण हम इससे निकाल लेंगे, अपवर्तन कोण निकालने के लिए कहता है तो अपवर्तन कोण इससे निकाल लेंगे। कभी कभी क्या कहता है कि ये वाला इमरजेंट एंगल यानी I2 पूछता है, तो I2 जो है, I2 किसके बराबर है, यहाँ पर हमने लिखा है I2 I1 के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, I के बराबर है। यानी चाहे आपतन कोण पूछे या निर्गमन कोण पूछे, इमरजेंट एंगल पूछे, चाहे इंसिडेंट एंगल पूछे, दोनों कंडीशन में हम ये फार्मूला लगा देंगे। और जब हमें रिफ्रैक्टिव एंगल पूछेगा यानी अपवर्तक कोण पूछेगा तो r बराबर a/2 लगाएंगे, जब क्वेश्चन में सेपरेटली पूछेगा तो अलग अलग। लेकिन अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो n या म्यू बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि n या म्यू बराबर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन a प्लस डेल m/2 अपान में साइन a/2, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ तक। अब बच्चों क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालिए, ठीक है, और पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकालिए, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण निकालिए या पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का निकालिए सूत्र, ठीक है। कभी कभी पतले प्रिज्म के लिए पूछ लेता है। तो पतला प्रिज्म क्या होता है, पतला प्रिज्म वो होता है जिसका कोण 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है। पतला प्रिज्म वो होता है जिसका कोण 10 डिग्री से कम होता है।
ये जिसका अपवर्तक कोण जो होता है 10 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, आप लोग यहाँ कंडीशन लिख लीजिएगा, इसको कंडीशन है, लेकिन इसको कब अप्लाई कीजिएगा, जब क्वेश्चन में पूछेगा, नहीं तो बस केवल आपका यहीं तक क्या है फॉर्मूला निगमन हो गया है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ तक आ गया है। लेकिन अगर कहता है कि यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो उस कंडीशन में विचलन कोण क्या होगा, तब आप ये कंडीशन आगे इसको लगाइएगा। तो कंडीशन लगाते हैं कि यदि, कंडीशन क्या है, यदि यहाँ पर लिख देते हैं, यदि अपवर्तक कोण अपवर्तक कोण कौन सा है, यही प्रिज्म कोण को ही क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण। यदि अपवर्तक कोण ए जो है वो लेस देन 10 डिग्री है, ठीक है, यदि अपवर्तक कोण लेस देन 10 डिग्री यानी अपवर्तक कोण बहुत छोटा है, या इसको यहाँ से हटा दीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि अपवर्तक कोण बहुत छोटा है, ये है कंडीशन हमारी, ठीक है। अगर अपवर्तक कोण बहुत छोटा है, अर्थात कितना छोटा लेंगे हम, अर्थात ए जो है वो लेस देन है किसके, 10 डिग्री के, 10 डिग्री से या 5 डिग्री से कम है, तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में प्रिज्म क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अगर प्रिज्म बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत कोण पास आ जाएगा, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी, ये भी क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा, तो इसके आगे जो यहाँ साइन आई है, यानी ये पूरा क्या है, आई है, और ये साइन आर है, तो ये पूरा आर है, तो साइन जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। साइन आई जो होगा, साइन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। यहाँ पर लिखेंगे छोटा है तो, अर्थात इतना है तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा जो होगा, साइन, इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2 के, ठीक है। साइन हट जाएगा क्योंकि कोण बहुत छोटा है, तो साइन यहाँ से हट जाएगा, तथा साइन ए बाई 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, केवल ए बाई 2 के, ठीक है। अब ये मान उठा के हम इसमें रखते हैं, अतः n बराबर क्या मिलेगा हमें, आई अपान आर, क्योंकि साइन जो होगा, साइन आई जो होगा लगभग बराबर हो जाएगा आई के, और आर साइन आर जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आर के। तो n बराबर हम लिख सकते हैं, केवल आर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अपवर्तन का ये फार्मूला है, स्नेल का नियम, इसमें साइन हट जाएगा, तो n बराबर क्या मिलेगा हमें, आई अपान आर। तो वही चीज़ हमने लिखा है, n बराबर आई अपान आर। तो आई की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है, ठीक है, इसको हम रख देंगे। तो n बराबर आई की वैल्यू रखेंगे ए प्लस डेल एम बाई 2 और आर की वैल्यू रखेंगे ए बाई 2, ठीक। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा n बराबर ए प्लस डेल एम बाई ए, ठीक है ना, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, n ए प्लस डेल एम बाई ए मिलेगा। या इसको हम लोग लिखें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस डेल एम बराबर एन ए को हम इधर कर देते हैं, तो डेल एम बराबर हमें मिलेगा एन ए माइनस ए, ठीक है। ये ए इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या इसको हम लोग लिखें कि डेल एम बराबर एन माइनस 1, ए को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, या पतले प्रिज्म के लिए आई बराबर जो होगा वो ए प्लस डेल एम बाई 2 होगा, आर बराबर क्या होगा, ए बाई 2 होगा, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था। ये क्या है, पतले प्रिज्म के लिए है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ नीचे, यहाँ लिख देंगे यही, यहाँ पर लिखेंगे यही पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र है, अल्पतम विचलन का सूत्र है, सूत्र है, ठीक है ना बच्चों। ये इतना हो गया, आप लोग देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का जो भी माना है क्वेश्चन है, मैं आगे स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूँगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी अभी फर्स्ट लेसन चल ही रहा है, रे ऑप्टिक्स अभी हमारा चल रहा है। जब हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो हम आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जितनी भी किरण प्रकाशिकी से लेकर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं इंपॉर्टेंट अनसॉल्व से, सारे न्यूमेरिकल 1-2 वीडियो में 3 वीडियो में जितने में आएगा उतने में मैं आपको बता के इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आज की क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।